हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स बाय ट्रायंगल लॉ सीख लिया था। आज हम लोग काफी डिटेल में पैरेललोग्राम लॉ की बात करेंगे कि किसी भी दो वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करते हैं बाय पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है ना? तो जरा ध्यान से देखिएगा बेटा। लेट अस सपोज कोई एक वेक्टर आपका पास इज दिस, ये हमारा कोई एक वेक्टर ए है, दिस इज आपका वेक्टर ए, और यहां पर ये कोई दूसरा वेक्टर आपका से बताइए कितना बेटा बी है, दिस इज आपका से वेक्टर बी इज दिस, ये वेक्टर बी बताइए दो वेक्टर्स किस लॉ के तहत ऐड करता है? पैरेललोग्राम लॉ। बताया था ना पिछले टर्म में कि दोनों के टेन जो होना चाहिए वो एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पर होना चाहिए, तो ये हम कहेंगे कि पैरेललोग्राम लॉ के तहत अटैच कर दिया हमने। अब आप बताओ इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल तो थीटा ए हो गया बेटा, दिस इज द एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब हमने क्या किया कि इसके पैरेलल में यहां पर एक वेक्टर इधर ड्रॉ कर दिया, क्योंकि आपका से क्या मैग्नीट्यूड चेंज किया? नहीं। क्या डायरेक्शन चेंज की? बिल्कुल नहीं। तो इसके पैरेलल में एक वेक्टर हमने यहां से इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, दिस इज आपका से वेक्टर ए इज दिस, ये वेक्टर ए ड्रॉ कर लिया। इसके पैरेलल में एक वेक्टर आपने इधर की तरफ आपका से ड्रॉ कर लिया, दिस इज आपका से वेक्टर बी इज दिस, ये बेटा वेक्टर बी आपका सी हो गया। अब देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये पैरेललोग्राम दिखाई देने लगा। इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो इन दो वेक्टर का क्या होगा? रिजल्टेंट होगा। अब बात आती है कौन सा डायगोनल? एक डायगोनल ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो याद रखिए वो डायगोनल होगा जिस रिजल्टेंट वेक्टर का टेल और वेक्टर ए का टेल, वेक्टर बी का टेल, ये तीनों एक ही पर्टिकुलर पॉइंट में होना चाहिए। एक बार फिर से रिपीट करूंगा। देखिए वेक्टर ए का टेल यही, वेक्टर बी का बेटा टेल यहीं पर है और रिजल्टेंट वेक्टर का टेल भी यही होना चाहिए। तो हम यहां से इसका डायगोनल बेटा ये हो गया, ठीक है ना? तो आपको यहां से देखिए स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये इसका क्या हो गया? रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये देखिए हमने ऐड कर लिया। अब इसका हमें जो लाइन सेगमेंट अगर चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। और क्या बेटा? डायरेक्शन, मतलब ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, मतलब ये अल्फा कितना है? अल्फा क्या है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो वेक्टर ए से, मतलब हॉरिजॉन्टल से कितना क्रिएट कर रहा है, और इसका लाइन सेगमेंट चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड चाहिए। तो अगर मैं यहां से देखें कि रिजल्टेंट वेक्टर, यहां से देखना बेटा, अगर मैं यहां से बात करें कि रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है? अब इस रिजल्टेंट वेक्टर में बताओ क्या क्या है? एक तो बेटा क्या है? मैग्नीट्यूड है, और दूसरा बताओ क्या है? डायरेक्शन। ये दो चीजों से मिलकर ही तो ये वेक्टर क्वांटिटी बनी। वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वो डिफाइन। अब आप बताइए कि अगर इसका मैग्नीट्यूड सबसे पहले निकालने की कोशिश करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका से देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, बड़े ध्यान से देखना। इस पैरेललोग्राम को जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें बेटा दो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं। अगर ये ट्रायंगल नजर आ रहे हैं तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होल्ड होना चाहिए। देखिए वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, बताइए किस लॉ के तहत है? देखो ट्रायंगल लॉ के तहत कितने है। तो यहां से इन दोनों का रिजल्टेंट यही हो गया। देखो इनिशियल को पकड़ा और फाइनल को आपने पकड़ा, तो इनिशियल से फाइनल को आपने देखिए मिला दिया, मीट कर दिया, यही तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। यहां हम कहेंगे वेक्टर बी और वेक्टर ए, ये दो वेक्टर बताओ किस लॉ के तहत है? ट्रायंगल लॉ के तहत। देखो इस वेक्टर बी का ये क्या हो गया? हेड, और वेक्टर ए का यहां पर क्या हो गया? टेल। तो हम कहेंगे कि वेक्टर बी और वेक्टर ए किस लॉ के तहत है बेटा? ट्रायंगल लॉ के तहत हमने ऐड कर लिए। ये ट्रायंगल लॉ हो गया, ये भी क्या हो गया? ट्रायंगल लॉ हो गया। मतलब यहां से ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। बिल्कुल सही बात है। अब मैं अगर आपसे पूछूं ये वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों के बीच एंगल कितना? वो तो थीटा ही होगा। तो हमने क्या किया? ए को बेटा क्या किया? एक्सटेंड कर लिया, और ये एंगल बताओ कितना? थीटा। ये तो क्या थीटा। अब सेम कंसेप्ट है ट्रायंगल लॉ, बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट है ट्रायंगल लॉ, ठीक है ना? तो अब आप बताइए अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो ए और बी के बीच एंगल यही तो थीटा हो गया। एक्सटीरियर एंगल देखिए, बाहर वाला एंगल हो गया, छोटा वाला एंगल। ए को हमने क्या किया? एक्सटेंड किया। अब देखिए ए को पकड़ के बी की तरफ रोटेट करेंगे तो बताओ दोनों एक दूसरे कैसे होंगे? पैरेलल, मतलब यही एंगल थीटा हो गया।
अब बताओ बी के कितने कंपोनेंट होंगे? दो। ए के तो कोई कंपोनेंट नहीं होंगे, प्रॉपर डायरेक्शन में वेक्टर ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ए इंटू आई कैप। लेकिन वेक्टर बी के बेटा यहाँ पर दो कंपोनेंट होंगे, तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखना, इसके परपेंडिकुलर हमने यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। देखिए शैडो वाली बात, इसका बी के कितने कंपोनेंट? दो। ये कितना हुआ बेटा? बी cos थीटा, यहां से लेकर के यहां तक बी cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर बताओ ये कितना हुआ? बी sin थीटा, ये बी sin थीटा। अब इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बताओ ये पॉइंट के ले लें, ये पॉइंट आप पास से कोई एल ले लें, और ये पॉइंट आप पास से कोई एम ले लें। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड ये लाइन सेगमेंट निकालना है तो पूरा ट्रायंगल के एल एम, देखो इस पूरे ट्रायंगल के एल एम बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट किसका हो गया बेटा? टोटल वेक्टर का ही उसका ट्रायंगल लॉ का कंसेप्ट हो गया। तो अगर यहां पर ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल आपको से बताइए के एल एम है ना, सॉल्व करिए। अगर हम सॉल्व करें कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू टोटल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज कितना बेटा? आर, मतलब ये रिजल्टेंट वेक्टर आर का क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि आर इक्वल टू बताओ कितना? ये हो जाएगा कि आर स्क्वायर इक्वल टू टोटल बेस कितना बेटा? a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना, a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस यहां से बेटा कितना हो गया? b साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो आर स्क्वायर इक्वल टू यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करिए, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस यहां से कितना होगा? ट्वाइस ab कॉस थीटा प्लस ट्वाइस ab कॉस थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब इसमें और इसमें देखिए क्या हम कॉमन क्या ले लें? बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की वैल्यू यहां से हो गई बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहां से हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना? साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस यहां से कितना होगा? ट्वाइस ए बी कॉस थीटा के इक्विवेलेंट हो गया। तो आर की वैल्यू यहां से बेटा हो गई अंडर रूट, और ये देखिए 1 हो गया ए स्क्वायर प्लस यहां से बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। ये रिजल्टेंट वेक्टर का देखिए मैग्नीट्यूड आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए बेटा अगर मैं यहां से कहें रिजल्टेंट वेक्टर मॉड लगा दिया मतलब मैग्नीट्यूड हो गया। ये बताइए ये a प्लस बी, ये तो रिजल्टेंट वेक्टर आप पास से है, इसका मॉड लगा दिया, या सिर्फ आप पास से आर कहें एक ही बात, ठीक है ना। ये सारी वैल्यू एक ही बात है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो बेटा ये आ गया। अब आप बताओ ये डायरेक्शन, अगर मैं यहां से कहें कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, अगर मैं यहां से देखें डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर मतलब यहां से रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन मतलब ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है बेटा? अल्फा, ये निकालना है। तो यही इन ट्रायंगल आपको से बताओ कितना? के एल एम, बताओ कितना हो जाएगा? 10 अल्फा। अल्फा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया, टोटल बेस कितना? a प्लस बी कॉस थीटा, तो यहां से हो जाएगा बेटा 10 अल्फा की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी? बताइए परपेंडिकुलर कितना? b sin थीटा अपॉन टोटल बेस कितना हुआ? a प्लस बी कॉस थीटा के इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है ना। तो अल्फा की वैल्यू हम से कैलकुलेट कर सकते हैं 10 इनवर्स ऑफ b sin थीटा अपॉन टोटल बेस कितना बेटा? a प्लस बी कॉस थीटा के इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है ना। ये अल्फा की वैल्यू यहां से आ गई। दिस प्लस दिस, इन दोनों को मिलाकर के ये रिजल्टेंट वेक्टर आर बन गया। वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इस तरीके से देखिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया ना कंसेप्ट? तो बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट है किसका? ट्रायंगल लॉ। यहां पर भी देखिए ट्रायंगल लॉ की तो बात की, यहां पर आपको यह समझना होगा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जब पैरेललोग्राम हो तो इनका रिजल्टेंट बिल्कुल ये यहां से जाएगा, ये इसका डायगोनल होगा। इस पूरे पैरेललोग्राम लॉ का क्या होगा? पैरेललोग्राम का क्या होगा? डायगोनल होगा। तो दिस इज आपका से डायगोनल रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। मैग्नीट्यूड बेटा ये हो गया, डायरेक्शन ये हो गई। अब देखिए आर की वैल्यू हम बता चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। चलिए आर की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कौन डिसाइड करेगा? कॉस थीटा डिसाइड करेगा। तो हम जानते हैं कि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितनी होती है? बोलो जल्दी से, +1, ठीक है ना, +1। मिनिमम वैल्यू कितनी बेटा? बोलो -1। और यहां पर cos थीटा की वैल्यू कितनी? 0। यहां पर थीटा की वैल्यू बताओ कितना होगा? 0 डिग्री। यहां पर थीटा कितना? 90 हो गया। और यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी? 180 डिग्री हो गया। इसलिए मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया होगा कि थीटा की वैल्यू जनरली लाइज बिटवीन 0 to 180 डिग्री, मतलब इसलिए छोटा एंगल लेते हैं। ऐसा कोई हमारा रूल नहीं, बड़ा भी ले सकते हैं,
सेम वैल्यू आएगी, कोई अंतर नहीं, कोई अपना से चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन ये अपनी सुविधा के लिए लिखते बस। तो cos थीटा प्लस 1, यहां पर cos थीटा 0, यहां पर cos थीटा माइनस 1। जैसी cos थीटा प्लस 1 रखा तो r की मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितनी होगी। देखो ध्यान से, r की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ये हम बेटा डिस्कस कर चुके हैं पिछले टर्न पर, पिछले लेक्चर में ये हमारा डिस्कस हो चुका है कि r की मैक्सिमम वैल्यू रखी cos थीटा प्लस 1। तो जैसे प्लस 1 रखा मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, a प्लस b का होल स्क्वायर और अंडर रूट लगा दिया तो कितना a प्लस b। तो r की मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितनी होगी यहाँ से a प्लस b, ठीक है। इधर देखिए यहाँ से r की वैल्यू यहाँ से कितनी रखो, cos थीटा 0 मतलब थीटा 90, थीटा 90 मतलब वेक्टर a वेक्टर b के कैसे है परपेंडिकुलर, थीटा 90 डिग्री हो गया। तो जैसे cos 90 0 मतलब ये 0 हो गया, ये पूरी वैल्यू 0 हो गया, तो r की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्विवेलेंट हो गई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्विवेलेंट हो गई। यहां पर रखिए cos थीटा माइनस 1, जैसे माइनस 1 रखेंगे तो बेटा यहां से देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस b का होल स्क्वायर और अंडर रूट लगा दिया तो कितना a माइनस b। तो r की वैल्यू यहां से मिनिमम वैल्यू बेटा यहां से कितनी हो जाएगी, a माइनस b, कितना a माइनस b। आपसे कभी भी पूछा जाए कि बताइए इसमें r की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, a प्लस b, मतलब जब दो वेक्टर एक दूसरे कैसे होंगे पैरेलल, r की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी a माइनस b। जब दो वेक्टर एक दूसरे कैसे होंगे एंटी पैरेलल, और जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो r की वैल्यू यहां पर बेटा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगी। तो r की वैल्यू बताओ किन दो पॉइंट्स की लाई करेगी, a प्लस b से कभी ऊपर नहीं जा सकती और a माइनस b से कभी नीचे नहीं जा सकती। दैट इज मैं यहां पर लिख सकता हूं r अपना से बताओ क्या बेटा बिलोंग्स टू, और ये ब्रैकेट कौन सा क्लोज ब्रैकेट, मतलब यहां पर इक्वलिटी भी होल्ड हो रही है। एक होता है बेटा अपना से क्लोज ब्रैकेट, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज अपना से क्लोज्ड ब्रैकेट, और इसको बताइए क्या बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, ठीक है ना, ओपन ब्रैकेट। इसमें अंतर क्या है मालूम होगा कि क्लोज ब्रैकेट में यहां पर इक्वलिटी होल्ड होगी लेकिन यहां पर इक्वलिटी होल्ड नहीं होगी, ठीक है ना, इन दोनों में इतना अंतर है। तो यहां पर कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे, क्लोज या ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। तो यहां से कितना बेटा a प्लस b, कितना a प्लस b, और बताओ इधर कितना a माइनस b, और ये हो गया। तो इसके बीच में कितनी वैल्यू होंगी, ढेर सारी वैल्यू आपको से भी पॉसिबल। देखो r की बहुत सारी वैल्यू होंगी। बताइए cos थीटा के पॉजिटिव फंक्शन में, cos थीटा का पॉजिटिव फंक्शन केवल यहीं से तो यहां से यहां तक है। देखो cos थीटा का पॉजिटिव फंक्शन मतलब cos थीटा लाइज बिटवीन 0 टू +1 या थीटा लाइज बिटवीन 0 टू 90, 0 से 90 मतलब कौन सा एंगल हो गया, एक्यूट एंगल। तो याद रखिए एक्यूट एंगल के लिए cos थीटा कैसा पॉजिटिव, और cos थीटा पॉजिटिव में मैक्सिमम वैल्यू कितनी a प्लस b, मिनिमम कितना अंडर रूट a स्क्वायर पर b स्क्वायर होगा। अब यहां पर देखिए ये cos थीटा का बेटा कैसा फंक्शन हो गया, नेगेटिव फंक्शन हो गया। cos थीटा नेगेटिव मतलब थीटा लाइज बिटवीन 90 टू 180 डिग्री हो गया। cos थीटा नेगेटिव, नेगेटिव में मैक्सिमम कितना होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मिनिमम कितना होगा a माइनस b होगा। तो ये ऑब्वियस एंगल हो गया। तो ऑब्वियस एंगल के लिए cos थीटा कैसा बेटा नेगेटिव, नेगेटिव में मैक्सिमम कितना अंडर रूट a स्क्वायर पे b स्क्वायर, और मिनिमम कितना a माइनस b, मतलब r की ढेर सारी वैल्यू में भी पॉसिबल, बस इससे ऊपर नहीं जा सकता है और इससे नीचे नहीं आ सकता है। तो ये पॉइंट अपना से याद रखिए, ये दोनों पॉइंट अपना से क्लियर हो गए, ठीक है। अब चलिए उसके बाद मैं इसी में कुछ केसेस की बात कर लेता हूं, बड़े ध्यान से देखिए। सपोज हमने कहा कि जब दो वेक्टर्स एक दूसरे की बताइए कैसे बेटा पैरेलल, मतलब थीटा की वैल्यू यहां पर ले रहा हूं 0 डिग्री, थीटा कितना 0 डिग्री आपस में ले रहा हूं। मतलब यहां से अगर मैं कहूं कि एक वेक्टर आपस से बताओ कितना बेटा a, दिस इज आपस से वेक्टर a इज दिस, और दूसरा वेक्टर b यहीं पर बिल्कुल इसके आपस से पैरेलल ये, ठीक है ना, दूसरा वेक्टर a। बताइए किस लॉ के तहत है बेटा, पैरेललोग्राम लॉ। देखिए दोनों का टेल एक ही पॉइंट पर है। अब इनका रिजल्टेंट हमें चाहिए, तो रिजल्टेंट वेक्टर बताओ कैसे करेंगे। अगर इसका रिजल्टेंट चाहिए तो रिजल्टेंट वेक्टर आपका से कितना होगा, वेक्टर a प्लस कितना बेटा बोलो वेक्टर b, ये हो गया। तो रिजल्टेंट वेक्टर r को हम क्या लिख सकते हैं a इंटू कितना i कैप, और प्लस आपका से b इंटू कितना बेटा i कैप जैसा है। तो r की वैल्यू यहां से बेटा बताओ कितनी होगी, ये a प्लस b इंटू कितना i कैप, ये आ गया। अब आप बताओ इस रिजल्टेंट वेक्टर में सब कुछ छुपा हुआ है, मैग्नेटिक डायरेक्शन। तो बताओ ये रिजल्टेंट वेक्टर में मैग्नीट्यूड कितना a प्लस b, और डायरेक्शन कौन सी i है, मतलब हॉरिजॉन्टल में होगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर हॉरिजॉन्टल में ही होगा, रिजल्टेंट वेक्टर r इक्वल टू बोलो कितना वेक्टर a प्लस कितना वेक्टर b, ठीक है ना, ये आ गया। तो यहां से
अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात करें, किसकी बात करें बेटा, मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो बताओ यहां से इसका मैग्नीट्यूड अपना से कितना हो जाएगा बेटा, आर की वैल्यू कितनी होगी, ए प्लस बी, और हॉरिजॉन्टल से अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, या मैंने बताया था मिस्टर टन बेटा, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट के अंदर आई कैप और जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो जे कैप तो है ही नहीं हमसे, तो अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी, तो मैग्नीट्यूड कितना, ए प्लस बी, और डायरेक्शन देखिए हॉरिजॉन्टल भी या टेन अल्फा लगा, देखो ये वाला फॉर्मूला टेन अल्फा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, थीटा कितना बेटा बोलो 0 डिग्री, तो साइन 0 कितना 0, तो 0 अपॉन समथिंग कितना 0, तो टेन अल्फा 0, तो अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री होगा। यह डायरेक्ट दिख रहा है आपको, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। उसके बाद सेकंड, अगर यहां से कहें कि थीटा की वैल्यू 180 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है ना, दैट इज अपना से बताओ ये कैसा हो गया, एंटी पैरेलल, कैसा हो गया बेटा, एंटी पैरेलल, ठीक है ना, ये हो गया एंटी पैरेलल, दो वेक्टर्स एक दूसरे कैसे बेटा, एंटी पैरेलल है, यहां पर पैरेलल हो गए, दो वेक्टर्स कैसे हो गए, वेक्टर ए इज बताइए यहां पर कैसा हो गया, पैरेलल टू वेक्टर बी, ठीक है ना, और यहां पर एंटी पैरेलल वेक्टर हो गए। मतलब ये मैं यहां पर ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई वेक्टर, बड़े ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां से कहें कि वेक्टर ए अपना से बेटा ये वेक्टर ए इज दिस, और एक वेक्टर अपना से बी इज दिस, अब बताइए दोनों के टेल एक ही पॉइंट पे तो है, मतलब कौन सा लॉ बेटा बोलो, पैरेललोग्राम लॉ, दोनों के टेल एक ही पॉइंट मतलब पैरेललोग्राम लॉ हो गया। अब इनका हमें रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए, तो बेटा यहां से रिजल्टेंट वेक्टर अपना से बताओ कितना होगा, वेक्टर ए प्लस अपना से कितना वेक्टर बी, तो हमने यहां सॉल्व कर लिया, तो रिजल्टेंट वेक्टर अपना से वेक्टर ए को बताओ यहां पर क्या लिख सकते हैं, ए इंटू कितना आई कैप प्लस वेक्टर बी को यहां पर क्या लिख सकते हैं, बी इंटू माइनस आई कैप लिख सकते हैं। तो यहां से मैं फिर से यहीं पर लिख लेता हूं, तो वेक्टर आर को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू कितना आई कैप माइनस बी इंटू आई कैप, ध्यान रखिए माइनस बी के साथ नहीं है, बी तो मैग्नीट्यूड है, माइनस किसके साथ है, डायरेक्शन, मतलब माइनस आई कैप डायरेक्शन ही होगी। तो यहां से इसका बताओ हम ऐसे लिख सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर आपका से कितना, a माइनस बी इंटू आई कैप हो गया, ठीक है ना। अब इसका मैग्नीट्यूड बताओ कितना, a माइनस बी, और डायरेक्शन कौन सी, आई कैप। अगर a की वैल्यू b से बड़ी होगी, मतलब a b से ग्रेटर होगा, तो प्लस आई कैप, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर इधर ही होगा, रिजल्टेंट वेक्टर आपका से बताओ इधर ही होगा, इसी डायरेक्शन में होगा रिजल्टेंट वेक्टर। अगर b बड़ा होगा और a छोटा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर बताओ कितना, माइनस आई कैप, मतलब इधर की तरफ होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए, ये रिजल्टेंट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड आ गया बताओ कितना बेटा, अगर मैं हमसे इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया बेटा a माइनस बी, कितना, a माइनस बी, ठीक है ना, और ये आई कैप में ही है, तो अल्फा की वैल्यू बताओ कितनी होगी, 0 डिग्री, मतलब हॉरिजॉन्टल में ही है, कोई एंगल क्रिएट नहीं करेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही होगा, ये पॉइंट आपको से क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट एक और देखते हैं कि अगर मैं यहां से कहें कि थीटा बताओ कितना बेटा, 90 डिग्री हो गया, कितना 90 डिग्री, मतलब आपका से वेक्टर ए बी के कैसे बेटा बोलो, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू आपका से वेक्टर बी, ए बी के परपेंडिकुलर। इस सिचुएशन की तरह ध्यान से सुनिए बेटा कि लेट अस सपोज ये कोई अपना से वेक्टर ए है और ये अपना से बताओ वेक्टर बी इज दिस, ये वेक्टर बी हो गया, बताइए किस लॉ के तहत अटैच है बेटा, पैरेललोग्राम लॉ, मतलब यहाँ पर दोनों के टेल एक ही पॉइंट पर। अब हमने क्या किया कि ए के पैरेलल हमने यहाँ पर ये ड्रॉ किया, बी के पैरेलल इधर हमने ड्रॉ कर लिया, देखो ए के पैरेलल एक वेक्टर इधर ड्रॉ किया, बी के पैरेलल इधर वेक्टर ड्रॉ किया, कोई फर्क पड़ा, बिल्कुल नहीं, तो इसका रिजल्टेंट तो बेटा यही होगा, देखो ये रिजल्टेंट वेक्टर आर हो गया, ये एंगल अपना से कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, और ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। अब आपसे कहा जाए दो वेक्टर को ऐड करना है, परपेंडिकुलर है, वेक्टर ए बी के कैसे बेटा, परपेंडिकुलर, तो हम कहेंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस कितना, वेक्टर बी, ठीक है ना। अब बताओ रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल टू कितना, ए इंटू आई कैप प्लस अपना से बी इंटू जे कैप लिख सकते हैं, ये आ गया। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या चाहिए बेटा, मैग्नीट्यूड, तो अगर मैं यहां से कहें मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर चाहो तो देखो ये वेक्टर बी तो है, किसी भी ट्रायंगल में अगर बात करेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आर की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं तो हमने अभी क्या बताया, पिछले पेपर में बताया था बेटा, किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ये अपना से अंडर रूट के अंदर आई कैप और जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर दो,
तो कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस कितना बेटा बी स्क्वायर, या ये मैग्नीट्यूड आ गया, मतलब ये वाला केस हो गया परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल कितना एंगल बना रहा है अल्फा। तो अगर यहां से डायरेक्शन की बेटा बात करें तो डायरेक्शन बताओ tan अल्फा, और tan अल्फा हमने कंसेप्ट बताया था y कंपोनेंट अपन x कंपोनेंट। तो y कंपोनेंट कितना बेटा b और x कंपोनेंट कितना a, या tan अल्फा देखो b बाई a। तो यहां पर इसको याद रखिए y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, तो अल्फा की वैल्यू यहां से बेटा हो गई tan इनवर्स ऑफ b बाई a, दिस इज अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b बाई a। ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अब इसी में एग्जाम में एक छोटा सा प्रॉब्लम आप से पूछा जाता है, जरा देखिए क्या प्रॉब्लम पूछा जाता है, बड़े ध्यान से देखिए। एक प्रॉब्लम यहां पर बेटा ये पूछा जाता है, ध्यान से सुनना, कि अगर मैं यहां से ये कहूं, देखिए मैं थोड़ा सा अलग से डायग्राम बना देता हूं यहीं पर, ध्यान से सुनना, थोड़ा बड़ा डायग्राम बना देता हूं। दिस इज आपका से वेक्टर बी और ये वेक्टर ए, ये कोई रिजल्टेंट वेक्टर आर, ठीक है ना, ये एंगल अल्फा है, ठीक है ना, कितना अल्फा, और इसको हम एज्यूम कर लेते हैं 90 माइनस अल्फा या बीटा, मतलब बीटा की वैल्यू कितनी 90 माइनस अल्फा, ओके ठीक। अब आप बताओ कि अगर मैं इसी में ये कहूं कि इफ आपका ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है, ध्यान से सुनना, tan अल्फा की वैल्यू बी में कितनी बताइए बेटा, बोलो जल्दी से, अगर हमें यहां से बताइए tan अल्फा की वैल्यू बताओ यहां से कितना बताया, tan अल्फा y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, मतलब कितना b बाई कितना b बाई, ठीक है ना, ये तो बताया अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b बाई। अगर a की वैल्यू बड़ी है, मतलब a का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, किससे बेटा b से, तो अगर a ये वैल्यू नीचे ज्यादा है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, जैसे जैसे a की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे tan अल्फा कम होता जाएगा, और tan अल्फा अगर घटेगा तो अल्फा की वैल्यू भी घटेगी, क्योंकि tan के फंक्शन में अगर एंगल इंक्रीज करेगा तो tan की वैल्यू भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो बताओ अगर डिक्रीज करेगा तो tan की वैल्यू डिक्रीज करेगी, तो एंगल भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ध्यान से सुनिए, अगर a की वैल्यू बढ़ गई किससे बेटा b से, b के कंपेयर में a ज्यादा है, तो जैसे जैसे a की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे tan अल्फा क्या होगा, घटता जाएगा, और tan अल्फा डिक्रीज करेगा तो अल्फा भी डिक्रीज करेगा, मतलब अल्फा घटता जाएगा, मतलब r बीटा की तरफ बेंड होता चला जाएगा, a की तरफ बेंड होता चला जाएगा। मतलब हम यहां से कह सकते हैं कि वेक्टर a अपना से बेटा ये, इसका डायग्राम देखिए हम बना सकते हैं कि यहां से वेक्टर a अपना से बेटा ये हो गया, और ये कौन सा हो गया, वेक्टर b हो गया, तो r बताइए किधर की तरफ बेंड हो रहा है, a की तरफ बेंड हो रहा है, किधर की तरफ बेंड हो रहा है बेटा, a की तरफ, ये अल्फा, और ये बताओ कितना बीटा, तो अल्फा छोटा होता चला जाएगा, तो हम यहां से कह सकते हैं कि अल्फा इज लेस देन अपना से बीटा, अल्फा की वैल्यू बीटा से क्या होगी, छोटी होती चली जाएगी। मतलब यहां से मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे जैसे a की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे r की वैल्यू ऑटोमेटिकली a की तरफ टुवर्ड्स a बेंड होता चला जाएगा, झुकता चला जाएगा, मतलब अल्फा की वैल्यू घटती जाएगी। अब जरा ध्यान से सुनिए, अभी हमने क्या बोला कि अगर a की वैल्यू b से छोटी हो रही है, ठीक है ना, a इज लेस देन b, मतलब a छोटा हो रहा है तो tan अल्फा क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू भी बढ़ेगी, मतलब अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी तो बताओ बीटा छोटा होता चला जाएगा। मतलब यहां से हम कहेंगे दिस इज अपना से वेक्टर बी, और ये कौन सा बेटा बोलो, वेक्टर ए, तो r बताइए किधर की तरफ बेंड होगा, b की तरफ बेंड होगा, तो ये कितना होगा बीटा, और ये कितना होगा अल्फा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, जल्दी से बोलो कि अल्फा इज ग्रेटर देन अपना से कितना बीटा, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। ये दो प्रॉब्लम बहुत ही आसान से प्रॉब्लम है, काफी बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, दोनों में पूछे जा चुके हैं बेटा, और बहुत ही आसान है। एक बार फिर से देखिए, आपको बस इतना याद रखिए कि रिजल्टेंट वेक्टर उधर की तरफ बेंड होता है जो जो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, जैसे a अगर ज्यादा है तो r किधर की तरफ बेंड होगा, a की तरफ बेंड हो जाएगा, जैसे b अगर ज्यादा है तो r बताओ b की तरफ बेंड हो जाएगा, और जैसे b की तरफ बेंड हुआ तो बीटा की वैल्यू घट गई, अल्फा क्या हो गया, बढ़ गया। देखो यहां से देखें, अगर a ज्यादा है b कम है तो r बताओ किधर बेंड होगा, नीचे की तरफ बेंड होगा, टुवर्ड्स a, मतलब टुवर्ड्स बिगर वेक्टर, यानी कि जो बड़ा वेक्टर होगा, जो बड़ा जिसका मैग्नीट्यूड होगा उधर की तरफ r बेंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दो पॉइंट अपना से अच्छे से बेटा समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये इतना आपको देखना है, ये कौन सा हो गया बेटा, पैरेललोग्राम लॉ के तहत हम दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करेंगे। अब देखिए हमारे पास दो मेथड है, एक है बेटा ट्रायंगल लॉ और दूसरा कौन सा, पैरेललोग्राम लॉ। तो हमेशा याद रखिए जब भी कोई प्रॉब्लम आता है
वेक्टर का, तो हम किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे सिंपलेस्ट मेथड जो होता है वो कौन सा होता है बेटा? पैरेललोग्राम लॉ आपका सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है, क्योंकि वहां पर जो स्टार्टिंग करना है वो कहां से करना है बेटा? एक ही पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट करना है। कहां से? एक ही पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कभी कहा जाए कोई एक ट्रक है या कोई पार्टिकल है, वो पार्टिकल पहले ईस्ट में गया 3 मीटर, ध्यान सुनना, ईस्ट में गया 3 मीटर, फिर आपका 4 मीटर, आपका से मान लो नॉर्थ में गया 4 मीटर, नॉर्थ में गया, तो ये कौन सा हो गया बेटा? बोलो, ये तो हमारा ट्रायंगल लॉ हो गया। कौन सा? ट्रायंगल लॉ। लेकिन अगर पैरेललोग्राम लॉ से करना है तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, 3 मीटर इधर की तरफ हो गया और 4 मीटर आपका नॉर्थ में हो गया। देखिए ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रहित हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर, इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रहित हो गया, ये रिजल्टेंट वेक्टर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये थोड़ा सा सिंपल पड़ता है, जो पैरेललोग्राम लॉ होता है वो बहुत ही सिंपल पड़ता है, क्योंकि वहां पर स्टार्टिंग कहां से करते हैं? एक ही पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, एक ही पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, तो वो थोड़ा सिंपल होता है और उसका डायग्राम आसानी से हमें दिखने लगता है। कभी कभी क्या होता है, ऐसा 3D पिक्चर बनता है जब आपको ट्रायंगल लॉ में दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा कह रहा हूं कि जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें तो हमेशा किससे करें बेटा? पैरेललोग्राम लॉ से। स्टार्टिंग पॉइंट कहां? एक ही होगा, है ना? कभी भी जैसे कहा जाए कोई ट्रक पहले इधर नॉर्थ में गया, फिर आपका ईस्ट में, आपका पहले ईस्ट में गया, फिर नॉर्थ में आपका टर्न हो गया, तो टर्न जहां से फिर टर्न तो वहीं आगे से कराएंगे, वो कौन सा लॉ हो गया? वो हो गया बेटा ट्रायंगल लॉ। लेकिन पैरेललोग्राम लॉ में स्टार्टिंग कहां से करेंगे? एक ही पर्टिकुलर पॉइंट से करेंगे, वो थोड़ा सिंपल पड़ता है, उसका डायग्राम भी आपको दिखने लगता है, पूरा का पूरा कंसेप्ट अच्छा क्लियर हो जाता है। तो हमेशा हम करेंगे कि हमेशा बेटा पैरेललोग्राम लॉ से काम करेंगे, ठीक है ना? चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए बेटा अब उसके बाद देखिए कुछ प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम हमारा ये है कि अगर हम आपसे कहा जाए कि कोई एक बॉडी है, एक कोई एक मास की बॉडी है और इस बॉडी के ऊपर 2 फोर्स हमने लगाए, एक F1 फोर्स हमने लगाया बेटा अपना से 3 न्यूटन, कितना? 3 न्यूटन, और एक दूसरा फोर्स F2 हमने यहां से लगाया 4 न्यूटन का, कितना बेटा? 4 न्यूटन। तो बताइए इस बॉडी पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कितना होगा? 7 न्यूटन। अगर इन 2 फोर्सेस ना लगा करके अगर एक अकेला फोर्स लगा दें 7 न्यूटन, तो बताइए वही इंपैक्ट होगा जो 2 की वजह से होगा, तो वही तो एक, क्योंकि इसका रिजल्टेंट कितना बेटा? बोलो, इसका रिजल्टेंट कितना? 7 न्यूटन हो गया। मतलब हम यहां से कहेंगे कि इस बॉडी पर जो रिजल्टेंट होगा वो आपका से बताओ कितना होगा? 7 न्यूटन। एफ रिजल्टेंट की वैल्यू आपका से कितनी होगी? 7 न्यूटन, ठीक है ना? कितनी होगी? 7 न्यूटन की इक्विवेलेंट होगी, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि अगर इस बॉडी पर, ध्यान से देखना बेटा, अगर इस बॉडी पर एक फोर्स हमने F2 हमने लगाया, कितना? 4 न्यूटन का लगाया, और एक F1 इधर की तरफ हमने लगाया, कितना? 3 न्यूटन का लगा दिया, तो ये दोनों एक दूसरे कैसे हो गए? एंटी पैरेलल। देखो अपोजिट हो गए, दोनों एक दूसरे कैसे हो गए? एंटी पैरेलल। मतलब ये एंगल कितना हो गया? देखो 180 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। और जैसे 180 डिग्री होगा तो कौन सा हैवियर है बेटा? 4 न्यूटन। ये 4 इंटू आई कैप और ये 3 इंटू माइनस आई कैप में है, तो रिजल्टेंट बताओ किधर होगा? 1 न्यूटन का होगा। इधर की तरफ बेटा बोलो, रिजल्टेंट जो होगा इसका, दिस इज इक्विवेलेंट, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो 1 न्यूटन का होगा। मतलब रिजल्टेंट फोर्स अपना से 1 न्यूटन का होगा। इसका मतलब ये, अब आप बताओ थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी बेटा? 0 डिग्री। यहां से सुनना, थीटा कितना? 0 डिग्री, और यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी? 180 डिग्री। अब 0 से 180 डिग्री के बीच में बहुत सारे एंगल, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 130 डिग्री, 140, मतलब इसके बीच में जितने भी एंगल आएंगे उन सभी एंगल पर वैल्यू जो है वो आपको 7 और 1 न्यूटन के बीच में रिजल्टेंट फोर्स होगा। मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होगी इसकी? ध्यान से सुनो कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ, एफ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर? 7 न्यूटन। और बताओ मिनिमम वैल्यू आपका से कितनी होगी? मिनिमम वैल्यू कितनी? 1 न्यूटन होगी। आपसे कभी भी कहा जाए कि रिजल्टेंट फोर्स में भी, तो हमेशा याद रखिए इन 2 फोर्सेस के लिए रिजल्टेंट फोर्स 1 न्यूटन और 7 न्यूटन के बीच में कुछ भी हो सकता है। मतलब इसमें 7 न्यूटन से कभी ऊपर नहीं जाएगा और 1 न्यूटन से कभी नीचे नहीं आएगा। क्या 2 न्यूटन हो सकता है? बिल्कुल। 3, 4, 5, 6, 7, मतलब इसके बीच में बहुत सारे फोर्स हो सकते हैं अलग अलग एंगल पर। लेकिन किसी भी एंगल के लिए ये जो रिजल्टेंट मैक्सिमम फोर्स 7 न्यूटन से एक्सीड नहीं कर सकता है और इससे बेटा डाउन नहीं जा सकता है। ये ध्यान रखिए, अभी हमने ये पॉइंट आपका डिस्कस किया था। ओके, चलिए अब आगे देखिए। अभी आपने बेटा आपको बताया कि कभी भी
मैं यहां पर एक कंसेप्ट करके लिख देता हूं। अगर मैं ये कहूं कि इफ मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू अपना से ए से, मतलब ये मैग्नीट्यूड हमें लेंगे। अब इसका रिजल्टेंट वेक्टर अगर आपसे पूछा जाए तो आर की वैल्यू अभी हमने क्या बताया था, डबल रूट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अपना से कितना 2ab cos थीटा, ठीक है ना, ये तो बताया। अगर a इक्वल टू बी है, चलो हम a इक्वल टू बी ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है ना, a इक्वल टू बी, तो r की वैल्यू यहां से कितनी होगी, देखो b की जगह ये रिप्लेस कर दो, तो a स्क्वायर प्लस अपना से a स्क्वायर प्लस ट्वाइस a स्क्वायर इनटू cos थीटा हो गया बेटा। देखो b इक्वल टू a रिप्लेस कर दिया, तो r की वैल्यू यहां से कितनी होगी, अंडर रूट कितना बेटा 2a स्क्वायर और प्लस अपना से कितना 2a स्क्वायर cos थीटा की इक्विवेलेंट हो गया, तो r की वैल्यू यहां से अंडर रूट 2a स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया 1 प्लस cos थीटा के इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। तो r की वैल्यू यहां से बेटा कितनी, अंडर रूट 2a स्क्वायर इनटू 1 प्लस, अब देखिए cos थीटा का हम ट्रिग्नोमेट्री में ये बात पढ़ा चुके हैं कि cos थीटा इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है बेटा, cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। तो अगर इसको cos थीटा प्लस 1 रखें तो बेटा cos थीटा प्लस 1 की वैल्यू बताओ कितनी होगी, cos थीटा प्लस 1, देखो 1 इधर गया तो cos थीटा प्लस 1 डायरेक्ट देखो, cos थीटा प्लस 1 कितना 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, तो मैं इसको डायरेक्ट अपना से यहां पर लिख सकता हूं कि 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, तो r की वैल्यू यहां से कितनी होगी, अंडर रूट 4a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय 2, तो r की वैल्यू यहां से बेटा कितनी होगी 2a cos थीटा बाय 2, कितना 2a cos थीटा बाय 2, ये r की वैल्यू होगी। याद रखिए कि अगर जो वेक्टर्स है, दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम है, मॉडुलस ऑफ a इक्वल टू मॉडुलस ऑफ b, मतलब a इक्वल टू b, या इसको नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हैं a इक्वल टू कितना बेटा b, केवल मैग्नीट्यूड सेम है, तो पक्का है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कितना होगा 2a cos थीटा बाय 2 होगा, कितना होगा 2a cos थीटा बाय 2। अगर ये दो वेक्टर्स a और b अगर एक स्पेशल एंगल की बात करें कि थीटा इक्वल टू 120 डिग्री लिखें तो r की वैल्यू यहां से बेटा कितनी होगी 2a cos, बताओ कितना 120 बाय 2 मतलब 60 डिग्री हो गया, तो r की वैल्यू यहां से कितनी होगी 2a cos 60 डिग्री, और cos 60 कितना बेटा बोलो, cos 60 कितना 1 बाय 2 मतलब यहां से कैंसिल, तो r किसके इक्विवेलेंट होगा a के इक्विवेलेंट। इसका मतलब ये हुआ कि एक स्पेशल एंगल के लिए याद रखिए कि अगर कभी भी आपसे कहा जाए कि मॉडुलस ऑफ a इक्वल टू कितना, मॉडुलस ऑफ b इक्वल टू कितना, मॉडुलस ऑफ a प्लस b, मॉडुलस ऑफ a प्लस b इक्वल टू कितना a, ठीक है ना, ये सेम होगा किसके लिए, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो 120 डिग्री, मतलब जो a होगा वही b होगा वही r होगा, लेकिन कब, जब a और b दो वेक्टर्स के बीच एंगल कितना हो बेटा 120 डिग्री हो, ठीक है ना, ये पॉइंट आपका से याद रखना है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाए तो कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए और भी ढेर सारे प्रॉब्लम कर लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए बेटा उसके बाद और भी ढेर सारे एग्जांपल की बात कर लेते हैं कि जैसे कभी कहा जाए कि एक फोर्स इधर लग रहा है, मान लो लेट अस सपोज 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और एक 5 न्यूटन का फोर्स अपना से इधर की तरफ अपना से लग रहा है, और ये एंगल दो वेक्टर्स के बीच एंगल दे रखा है 60 डिग्री, तो इसका रिजल्टेंट तो बेटा ये होगा, रिजल्टेंट फोर्स ये होगा, ठीक है ना, रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा और इसका डायरेक्शन अल्फा कितना होगा, ये देखना है। अब आप बताओ कि अगर मैं रिजल्टेंट फोर्स, देखो इसके पैरेलल इधर हमने ड्रॉ किया और इसके पैरेलल इधर ड्रॉ किया, जो इसका डायगोनल होगा वही क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है ना, वही क्या होगा बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। इसके पैरेलल देखो इधर ड्रॉ किया, इसके पैरेलल हमने इधर ड्रॉ किया, तो इसका यही तो रिजल्टेंट फोर्स अपना से बेटा ये होगा, ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। दो फोर्स है और दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, 5 न्यूटन के हैं और एंगल कितना 60 डिग्री, पैरेललोग्राम लॉ के तहत है। तो अगर इसका रिजल्टेंट फोर्स चाहिए तो रिजल्टेंट फोर्स F इक्वल टू बताओ कितना होगा, जल्दी से बोलिए, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, मतलब ये 5 स्क्वायर प्लस कितना 5 स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू कितना F2 cos कितना 60, ये आ गया। तो यहां से F की वैल्यू यहां से बेटा कितनी होगी, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस कितना 5 स्क्वायर और प्लस आपको cos 60 कितना 1/2, cos 60 की वैल्यू कितनी 1/2, तो ये हो गया 5 स्क्वायर हो गया। तो यहां से अंडर रूट में आपने 5 स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस 1 प्लस 1, 5 स्क्वायर बाहर मतलब कितना 5√3 न्यूटन, ये आ गया 5√3 न्यूटन। अब ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल कितना बना रहा है,
कितना एंगल बना है वो देख लेते हैं। तो डायरेक्शन की बात करें तो हमने क्या बताया था, tan अल्फा इक्वल टू कितना f2 sin थीटा, f2 sin थीटा अपॉन कितना बेटा f1 प्लस f2 cos थीटा के इक्विवेलेंट होगा, बताया b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो b की जगह हमने क्या ले लिया f2 और ये कितना f1 ले लिया, ठीक है। इसको हमने यहाँ पर क्या ले लिया, दिस इज f1 और ये बताओ कौन सा f2 फोर्स हमने यहाँ पर इस तरीके से ले लिया। तो बताओ f2 f1 कितने हैं 5, तो यहां से कितना होगा 5 sin 60 अपॉन कितना बेटा, ये हो जाएगा 5 प्लस अपना से 5 cos 60 के इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। अब sin 60 की वैल्यू बोलो कितनी, sin 60 कितना √3/2, यहां से होगा 5 √3/2 अपॉन यहां से कितना बेटा ये 5 प्लस 5 cos 60 कितना 1/2 हो गया। तो यहां से कितना हो जाएगा देखो बेटा, तो यहां से 5 प्लस 5/2 तो यहां से हो गया 5√3 अपॉन कितना 2, तो 5 टू 10 प्लस 5 15/2 कितना 15/2 कैंसिल आउट होने के बाद 5√3 अपॉन कितना 15 ये 3 हो गया, √3 अपॉन 3 कितना 1/3 कितना 1/3। तो tan अल्फा 1/3, तो अल्फा बताओ कितना होगा, अल्फा जल्दी से बोलो कितना 30 डिग्री, कितना बेटा 30 डिग्री हो गया, मतलब ये 30 डिग्री होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये, अब आप इसको डायरेक्ट याद रखें। अब ऐसा थोड़ा कि प्रॉब्लम सॉल्व करने में इतना लेंथी करेंगे, हमें तो होल फिजिक्स में इस टाइप के कंसेप्ट यूज करने पड़ेंगे कि जब भी कोई भी दो फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम हो, मैग्नीट्यूड क्या सेम, तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो हमेशा इसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब एंगल कितना 30 डिग्री बिल्कुल बाइसेक्ट करेगा। अगर आपसे होता मान लो ये 10 और ये 10 होता तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होता 10√3, कितना 10√3, अल्फा कितना 30 डिग्री आता। मान लो ये फोर्स होता 20 न्यूटन, तो बताओ रिजल्टेंट फोर्स कितना होता 20√3, तो बताओ ये अल्फा कितना होता अगेन 30 डिग्री। मतलब अगर कोई भी दो फोर्स सेम मैग्नीट्यूड तो पक्का है रिजल्टेंट फोर्स उस एंगल को क्या करेगा हमेशा बाइसेक्ट करेगा इक्वली, मतलब ये अल्फा और ये भी कितना बीटा, ये 30 डिग्री होगा। ये डायरेक्ट याद रखिए बेटा, पॉइंट समझ में आ गया। चलिए अब उसके बाद चलिए और देखिए बात करते हैं नेक्स्ट। अगर कभी भी ध्यान से सुनना, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या एग्जांपल, लेट्स सपोज ये हमारा कोई एक हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से हमने यहां पर कोई एक वेक्टर ए लिया, कितना बेटा वेक्टर ए, और इसका जो मैग्नीट्यूड है इसको हमने ले लिया मान लो अपना से 12 यूनिट या 12 मीटर ले लिया, कितना ले लिया 12 मीटर ले लिया, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल से लेट अस सपोज ये एंगल बना रहा है मान लो 20 डिग्री, कितना बेटा 20 डिग्री। एक कोई दूसरा वेक्टर बी है जो हॉरिजॉन्टल से 110 डिग्री एंगल बना रहा है, कितना बेटा 110 डिग्री। तो अब बताओ कि 110 मतलब 90 से तो ज्यादा ही होगा, मतलब यहां से ये परपेंडिकुलर हो गया, इससे तो ज्यादा ही होगा। तो 110 डिग्री मतलब अपना से ये मान लो ये वेक्टर बी इधर हो गया, वेक्टर बी अपना से इधर की तरफ हो गया, और इसको हमने कितना ले लिया 5 मीटर ले लिया। चलो है इसको 5 ले लो, इसको 12 ले लो, ये 5 ले लो और इसको कितना 12 मीटर हमने ले लिया। चलो और ये एंगल बताओ कितना बेटा 110 डिग्री, कितना बड़े ध्यान से देखो 110 डिग्री हॉरिजॉन्टल से। अब आपसे पूछा जाए बताओ रिजल्टेंट वेक्टर कितना है, दो वेक्टर को ऐड करना है। देखिए पैरेललोग्राम लॉ है, दोनों के टेली की पॉइंट पर आपको बेटा कुछ नहीं करना है, जैसे दे रखे वैसे कर लीजिए। इसको हम दो तरीके से हम चलिए बताते हैं। सबसे पहले बताइए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच एंगल कितना है, बड़े ध्यान से देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी। वेक्टर ए हॉरिजॉन्टल से कितना 20 डिग्री और वेक्टर बी हॉरिजॉन्टल से कितना 110 डिग्री। तो बेटा ये वाला एंगल कितना हो गया, बड़ा बताओ जल्दी से, ये एंगल बताओ कितना हो गया 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री हो गया। मतलब ए और बी दोनों कैसे हो गए परपेंडिकुलर हो गए। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए तो पक्का है इसका रिजल्टेंट कहीं इधर बीच से ही कहीं जाएगा, यही तो रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास होगा, यहीं से कहीं से जाएगा। अब बताइए दो वेक्टर परपेंडिकुलर, इसका रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास से बताओ कितना, ये तो वेक्टर ए प्लस आपके पास से वेक्टर बी, यही तो ऐड किया हमने। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा अंडर रूट आपके पास से कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि हमें पहले से पता है कि कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो उसका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। सॉल्व करिए तो यहां से ए स्क्वायर कितना बेटा 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो 25 प्लस 144 169 मतलब कितना 30 मीटर, ये कितना आ गया 30 मीटर, ये आ गया डायरेक्ट आ गया। या हम ऐसे करें डायरेक्शन ऑफ देखो हाँ tan अल्फा, और tan अल्फा अगर मैं यहां पर रिजल्टेंट वेक्टर हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है
लेकिन मैंने यहां पर क्या सिखाया आपको पीछे कि रिजल्टेंट वेक्टर हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाए, ये तो सिखाया बेटा। तो बताओ tan अल्फा, तो tan अल्फा की वैल्यू यहां से कितनी होगी, मतलब ये रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन है। tan अल्फा बताओ कितना, ये हमने बताया b sin थीटा अपॉन टोटल बेस कितना हुआ बेटा, a प्लस b cos थीटा, ठीक है ना। तो tan अल्फा की वैल्यू यहां से बेटा कितनी होगी, b कितना, जल्दी से बोलो, 12 और sin थीटा बताओ, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b, तो बताओ 90, तो 12 sin 90 अपॉन कितना, a कितना 5 प्लस b कितना 12 cos 90, ठीक है ना। अब बताइए cos 90 कितना 0, तो ये पूरी वैल्यू 0 होगी, ये 5 आ गया, sin 91 मतलब कितना 12/5, तो अल्फा की वैल्यू बताओ कितनी होगी, tan इनवर्स ऑफ 12/5, ठीक है ना। लेकिन ये अल्फा कहां से रिप्रेजेंट करेंगे, विद द वेक्टर a, मतलब वेक्टर a से ये एंगल अल्फा होगा बेटा, ध्यान रखना, वेक्टर a से ये वाला एंगल अल्फा होगा, ना कि हॉरिजॉन्टल से, ठीक है ना। ये हॉरिजॉन्टल से नहीं, वेक्टर ए से ये एंगल अल्फा बना रहा है, कितना बेटा tan इनवर्स ऑफ 12/5, या विद अल्फा से विद वेक्टर ए, ऐसे लिख सकते हैं, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर अल्फा ये टोटल निकालना है तो कितना हो जाएगा, ये 20 डिग्री प्लस अल्फा मतलब कितना, ये 20 डिग्री प्लस tan इनवर्स ऑफ अल्फा से कितना 12/5, और ये एंगल कहां से बेटा, विद हॉरिजॉन्टल, विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कितना बेटा 20 डिग्री प्लस tan इनवर्स ऑफ 12/5, और या वेक्टर ए से बताओ कितना tan इनवर्स ऑफ 12/5 विद वेक्टर ए, या अल्फा प्लस 20 डिग्री विद एक्स एक्सिस, एक ही बात, ये आगे इस तरीके से कर सकते हैं। या अब एक दूसरा तरीका मैं और आपको डिस्कस यहीं पर कर देता हूं, देखो कैसे, ये तो हमने डायरेक्ट आपको बता दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे, ध्यान से सुनिए बेटा प्लीज, इसके कंपोनेंट रिजॉल्व कर लो चाहो तो, देखो इस वेक्टर के कितने कंपोनेंट, दो, ये कौन सा cos, ये कौन सा sin, इसके भी कितने कंपोनेंट, दो, ये कौन सा बेटा बोलो, एंगल का पड़ोसी कौन सा cos, और ये कौन सा होगा sin कंपोनेंट, मतलब यहां उससे भी कर सकते हैं, कंपोनेंट रिजॉल्व करके भी कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है ना। तो बड़े ध्यान से देखें तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कंपोनेंट रिजॉल्व करके भी हम, चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है ना, चलो देखते हैं।